हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? चलो, सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, राहुल, प्रशांत, संगीता, देव प्रकाश, शुभम, गंगा, सुमंत, कन्हैया, योगेश, सपना, दीपक, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के लिए थैंक यू। थैंक यू। चलो, सब एकदम बढ़िया हो। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, करें शुरुआत आज के सेशन की। ठीक है, पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बिल्कुल रेलवे के लिए भी काम आ जाएगा आपको। रेलवे के लेवल से तो काफी ज्यादा है अपना लेवल। चलिए, थैंक यू। आइए शुरुआत करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी और डीसी उनके बीच में 8 मीटर की लंबवत दूरी के साथ एक दूसरे के समानांतर, साथ ही एडी और बीसी 10 है, एबी की वैल्यू 15 से कम है, डीसी से। तो आपसे कहा है कि इसका परिमाप आपको पता लगाना है। देखिए, हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से, है ना। ये हो गया। और यहां पे ले लेते हैं एक लंबवत दूरी जिसको हम कहेंगे ऊंचाई, है ना। ये आ गई। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आप समझना यहाँ क्या क्या आपसे कहा गया है। AB और DC के बीच की दूरी 8 है और एक दूसरे के समानांतर है AD और BC, है ना। और आपसे कहा है कि AB जो है वो 15 मीटर, जो कि DC से छोटा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको A नाम देते हैं, इसको B, इसको C और इसको D नाम देते हैं, है ना। और आपसे कहा है कि AD A से लेकर D तक 10 है, बी से लेकर सी तक भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। और आपसे कहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी आएगी, 15 आ जाएगी, है ना। अब आपको इसका परिमाप बताना है। तो आपको कुल मिलाकर बस ये पता लगाना है। जैसे मैं यहां पे आपके लिए एक और डायग्राम बना रहा हूं, सुनिएगा। ये 15 है, ये 10 है, ये 10 है। अब आपको बस इसकी लंबाई पूरे की पता लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से। हम्म। ठीक। ओके। सिर्फ आपको अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और कुछ नहीं करना है। हाँ जी। चलिए, अब एक बात समझो आप। ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आपको पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट है। और अगर इसका डबल कर दें तो 6 8 और 10 भी ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। तो अगर यहां 8 है, यहां 10 है, तो यहां निश्चित रूप से 6 आएगा। तो यहां भी क्या आएगा भाई, यहां भी 6 आ जाएगा। तो आपकी जो ये वाली भुजा है, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 6 और 6 12, यानी ये वाली भुजा हो जाएगी 27। हाँ या ना। ये वाली भुजा यहां से यहां तक 6, फिर 15 और यहां से यहां तक 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27। आपको चारों भुजाएं पता चल गई। अब आपको सिर्फ परिमाप पता लगाना है ना। तो पता आप करोगे, 10 और 10 20 और 25 हो जाएगा, 25 में 27 आपने जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 52। ठीक है, एक मिनट। 20, अच्छा 35, सॉरी 62 62। इन सब का योग जो है वो क्या आ जाएगा, 62। सी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है। हाँ जी।
हाँ, आज भी अपनी डिजिटल सम की क्लास होगी इस क्लास के जस्ट बाद। क्लियर? ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? देखो भाई, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। इसके विकर्ण आपको दिए हैं 10 और 24, तो आपको इसका परिमाप बताना है। क्या आप बता पाएंगे? हाँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर द विशेष। देखो, आपको एक चीज पता होगी कि ये जो समचतुर्भुज होता है, जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, है ना, इसमें होता कुछ यूं है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ या ना? ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और ऐसे ही ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर पूरा विकर्ण 10 है और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो अगर एक विकर्ण 10 है तो उसका आधा 5 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 24 है तो उसका आधा 12 हो जाएगा। अगर एक 5 है एक 12 है तो इसके सामने क्या आएगा? इसके सामने 13 आएगा। यानी एक भुजा, अब ये भुजा हो गई, ठीक है, अब ये क्या हो गई? भुजा हो गई। और इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक भुजा 13 है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? चारों भुजाएं 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी। समझे? ज्योमेट्री में हमने इस चीज को सीखा था। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। जैसे ही 90 अंश पे काटा, मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर यहां 5 है, यहां 12 है, तो सामने 13 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। तो ये 13 है, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? 13 इंटू 4, 13 इंटू 4। नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंधित अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दुगनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है? देखो, वर्ग यानी स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है ए का स्क्वायर यानी 1156। और 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का होता है। यानी प्रत्येक भुजा, ईच साइड इज 34, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी जिसकी लंबाई के बीच संबंध क्या होगा? अच्छा, लंबाई और चौड़ाई का आपसे रेशो बोला है। उसकी जो लंबाई है वर्ग की भुजा से दुगनी है, तो लेंथ जो है साइड से डबल है, लंबाई भुजा की दुगनी है, तो 34 का दुगना क्या हो जाएगा? 68। और उसकी चौड़ाई क्या होगी? उसकी चौड़ाई भुजा से 14 कम होगी, इससे 14 कम हो जाएगी यानी 20 हो जाएगी। लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई 14 कम हो जाएगी, रेशो आपको मिल गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा आपका 5। तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो बनना है वो क्या बनना है? 17:5, 17:5। ठीक है, हाँ। चलें आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी।
ठीक है। हाँ जी, पढ़ लिया। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, लंबाई 10 चौड़ाई 8 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अगर मैं आयत का परिमाप निकालूंगा तो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया 2, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 का दुगना क्या हो जाएगा? 36, जो कि 4a के बराबर होगा। यानी ईच साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की प्रत्येक भुजा आ गई 9, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। आंसर इज 81, वर्ग का क्षेत्रफल 81। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है, जिसका समानांतर भुजाएं इतनी इतनी है, बीच की दूरी इतनी है, 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की गज से उसकी जुताई करनी है, पूरा खर्चा क्या आएगा? देखिए, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज वाला आप सूत्र लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा है 6.32, एक भुजा है आपके पास 7.68 इंटू हाइट, और ऊंचाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5.5। इससे आपको क्षेत्रफल मिलेगा, एरिया मिलेगा, और उस पर प्रति वर्ग गज की जो कॉस्टिंग है वो 1200 रुपए है। तो पूरे की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? दैट वी हैव टू फाइंड। बताओ कैलकुलेट करके। हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो भाई करें कैलकुलेट। अगर आप इसको देखोगे तो 6 और 7 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 14, और 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7, है ना? ये हो जाएगा आपका 5.5, दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12×5 = 60, और 60 और 6 हो जाएगा 66। तो ये हो गया आपका 00, 7 इंटू 6 42, 42 और 4 46। ये है क्या ऑप्शन में? 46,200, ऑप्शन डी, 46,200। हाँ, डिजिटल सम यहां पे लगाया जा सकता है क्या? 100%। देखो, डिजिटल सम की बात निकली है तो अपन इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं, करके बता रहा हूं मैं ना। डिजिटल सम से अगर आप करोगे तो कैसे करोगे आप? आप एक काम कर सकते हो, चलो देखो, जैसे 6 और 3, ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए अलग से, 1/2। भाई डिजिटल सम के लिए तो हमें दशमलव से मतलब ही नहीं होता है ना? तो हम इसको बिना दशमलव के करते हैं। 6 और 3 9 गया तो बचा 2, और यहां पे क्या हो जाएगा? 8 6 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 का मतलब 3, 3 और 2 हो गया 5, नीचे आपके पास 2 है। ये हो गया 5 और 5 10 मतलब 1, और ये हो गया आपके पास कितना? 3। तो ये हो गया 5 तिया 15, 15 मतलब 6, नीचे 2 है, 2 आने पे हमेशा 5 का गुणा करते हैं, तो ऊपर 5 का गुणा करोगे यानी 3। तो इस प्रश्न का डिजिटल सम 3 है। मुझे ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम कितना आए? 3 आए। 5 2 5, 3 8 और 2 10 मतलब 1 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 5 5 10 और 4 14, 14 मतलब 5, नहीं हो सकता। 6 और 3 9 गया तो बचा 6, नहीं हो सकता। 6 4 10 और 2 12, 12 मतलब 3, बिल्कुल हो सकता है। तो डिजिटल सम से भी आप इस सवाल को
कर सकते थे, हाँ या ना। और डिजिटल सम की कल एक क्लास मैंने ली थी, आज दूसरी क्लास है हमारी इस क्लास के जस्ट बाद, तो डिजिटल सम भी आपने इसमें लगा लिया, अदरवाइज नॉर्मली आप इसको कर सकते, है ना। यहां मैं आपकी मेमोरी के लिए लिख देता हूं कि यू कैन ऑल्सो यूज डिजिटल सम इनटू दिस। चलिए नेक्स्ट, चलो अच्छी बात है राजू। 150 मीटर और 25 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, उस पथ का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। डिजिटल सम जिंदाबाद। सुशीला जी कह रही है क्या ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, मेरा सर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सुशीला जी पूछिए क्या पूछना है आपको, हालांकि ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है लेकिन हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है। डिजिटल सम की रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी मैं बता दूंगा लास्ट में आपको, बता देंगे निश्चिंत रहिए, स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लास्ट में बताता हूं मैं आपको डिजिटल सम की क्लास कहां दिखेगी आपको, है ना। बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, 150 मीटर 25 मीटर का आयताकार बगीचा है। देखो भाई, आप एक बगीचा बना रहे हो जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 150, 150 बाय 25, है ना। बगीचे के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। बाहर आपने एक पथ बनाया है, तो मैंने कुछ इस प्रकार का पथ बना दिया, ठीक है भाई, है ना। फिर आपसे कहा है कि ये 10 मीटर है, अब देखो इधर भी 10 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 10 मीटर बढ़ेगा, तो टोटल 20 बढ़ेगा। तो 150 में 10 और 10 20 बढ़ के 170 हो जाएगा। यहां भी 10 मीटर बढ़ेगा और यहां भी 10 मीटर बढ़ेगा, तो 10 और 10 20 बढ़ के ये टोटल आपका 45 हो जाएगा, है ना। ये 170 हो गया, 45 हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। हम्म, ठीक है, इतना आपको पता है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। हम्म, चलिए, अब हम क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल लेंगे कि भाई 170 इंटू 45, है ना। 170 और 45 का गुणा कर लेंगे और इसमें से 150 और 25 का गुणा घटा देंगे। यहां पे भी डिजिटल सम लगा के देखें क्या, एक बार कोशिश करते हैं कि डिजिटल सम काम कर रहा है क्या। तो देखो 5 और 4 9, 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा, है ना। ये हो गया 5 और 1 6, 5 और 2 7, 7 और 6 42, 42 मतलब 6, तो 9 में से 6 गया, तो डिजिटल सम कितना आया भैया, 3 आया। तो 3 कहां पे आ सकता है, 5 5 10 और 3 13 नहीं हो सकता, 3 2 5 2 7 नहीं हो सकता, 7 और 3 10 नहीं हो सकता, 9 और 3 12, 12 मतलब 3 हो सकता है। डी आपके प्रश्न का आंसर है। तो आप सबको पुनः बधाई हो, डिजिटल सम यहां भी लग गया है। और आप देखो कितना फास्ट आंसर आ गया डिजिटल सम से, है ना। 3900 आपके प्रश्न का आंसर है। भाई मैं 170 45 में से 150 25 का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो हमें ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही बस मुझे पता लगाना था, है ना, यही मुझे पता लगाना है कि ये क्या होगा, 3900। आया समझ में।
आप समझ गए ना, डिजिटल सम जहां गुणा भाग कैलकुलेशन है वहां डिजिटल सम लग सकता है, और अभी आदत में आ जाएगा ना तो आप कहोगे सर क्या गजब की चीज है, तो मजा आ गया। एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताइए। विकर्ण चौड़ाई का 4 गुना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो समझना भैया जरा, यहां पे आपसे कहा है आयत, आयत बना लेते हैं हम आपके लिए। ये हमने आयत बना लिया, इसमें एक विकर्ण है तो ये विकर्ण बना दिया। चौड़ाई का 4 गुना है, मान लीजिए चौड़ाई 1 है तो विकर्ण 4 हो जाएगा। तो आप मुझे क्या यहां पे इसका आधार बता सकते हो? तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के वर्ग में से अगर लंब के वर्ग को घटा दें तो हमें आधार का वर्ग मिल जाएगा, है ना, आधार मिल जाएगा। तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 गया 15 और उसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये आपका √15 आ जाएगा। मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, मत पूछना कि क्या कर दिया ऐसा, है ना। ये हो गया 16 में से 1 गया तो ये 15, और ये तो आपको पता चल गया कि इसकी लंबाई √15 है, चौड़ाई 1 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो लंबाई आ गई 15, चौड़ाई आ गई 1, √15 और 1। डी आपके प्रश्न का आंसर है। हम्म, ठीक है, चलिए अगला। हम्म, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई में 7 की कमी, चौड़ाई में 7 की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, आयत की लंबाई ज्ञात करिए। देखो भाई, यहां पे दो ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है कि हम ऑप्शन से करें, 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करें, अदरवाइज एक्स से करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका यहां पे नहीं हो सकता, है ना। हाँ, सुनिएगा, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी 3 गुनी है ना। अब ये सब लंबाई है, अगर मान लो लंबाई 15 है तो चौड़ाई 3 होगी, लंबाई 18 है तो चौड़ाई 6 होगी, लंबाई 21 है तो चौड़ाई 7 होगी, लंबाई 12 है तो चौड़ाई 3 गुनी ना, मतलब 4 होगी, है ना। अगर ये सब लंबाई है, ये अगर लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का क्या है, 3 गुना है। तो या तो ऑप्शन से कर लो 1 बाय 1। अब इन्होंने कहा कि अगर लंबाई में 7 की कमी कर दें, लंबाई में 7 की कमी कर दें, तो इसमें अगर 7 गया और चौड़ाई में 8, चौड़ाई में 7 की वृद्धि कर दें, इसमें 7 की वृद्धि कर दें, यानी 10 हो जाए, तो पहले क्षेत्रफल 45 था, अब क्षेत्रफल 80 है। दोनों के बीच में 21 का अंतर है क्या? नहीं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 18 और 5, एक 18 इंटू 6 हो जाएगा 108। अगर इसको 7 कम कर दें और इसको 7 बढ़ा दें तो क्या इनमें डिफरेंस आएगा? तो 17 तिया 51, है ना, और 17 और 5 जुड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता आंसर आपका, है ना। तो आपको ऐसे 1 बाय 1 ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, मेहनत दोनों में है, ऐसे करेंगे तब भी, या फिर आप इसको एक्स से करोगे तब भी, है ना। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ऑप्शन से अगर करना है तो कैसे कर सकते हो। क्लियर? हाँ, यहां पे मैंने 15 का 3 गुना, अच्छा यहां पे गलत कर दिया यार, 15 का 3 गुना होना, 15 3 गुना होना चाहिए, यानी 5 आएगा यहाँ पे, है ना। 6 तिया 7 तिया 4 तिया 5 तिया 15, तो ये क्षेत्रफल अगर 75 है, इसमें 7 की कमी करेंगे और इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12, 12 96, तो 96 और 75 का अंतर 21 है, मतलब ये वाला आंसर आपका सही है ना। मैंने यहां पे 3 लिख दिया था,
5 होना चाहिए, 5 का 3 गुना 15 है ना, चौड़ाई 5 आएगी। तो पहले क्षेत्रफल 75 था, अगर इसको 7 कम कर दें, इसको 7 बढ़ा दें, तो दोनों में अंतर 21 का आ रहा है, मतलब ये आंसर सही है। तो आप एक तरीका तो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर सुनिए क्या करेंगे भाई। इसका क्षेत्रफल अगर लंबाई को 7 कम कर दें, लंबाई को 7 कम कर दें, है ना, और चौड़ाई में 7 जोड़ दें, चौड़ाई में 7 जोड़ दें, तो अब जो क्षेत्रफल आएगा और जो पुराना वाला क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई का अंतर कितना है, 21। ये एक तरीका और आपका हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, मेहनत इसमें भी है, मेहनत ऑप्शन में भी है। मेरा सजेशन रहेगा कि ऑप्शन काफी इजी है। अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई 5 है, 15 इंटू 5 75, 7 कम किया 8, 7 जोड़ दिया 12, ये आ गया 96, दोनों में डिफरेंस 21 का है, तो ये आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज एक्स से आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए इस सवाल को। गाय वाला, गाय घास खाएगी। हाँ जी, गाय 30 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के 4 कोने पर बांधी गई है। लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, है ना, और रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। तो देखो यहां पे अगर एक गाय को बांधोगे तो वो इतने क्षेत्र की घास खाएगी, यहां पे बांधोगे तो वो इतने क्षेत्र की घास खाएगी, यहां पर बांधा तो इधर की घास खाई, यहां पर बांधा तो इधर की घास खाई। अब आपको मैंने एक बार बताया था बेसिक में कि जब किसी गाय को कोने पे बांधते हैं तो वो एक चौथाई वृत्त बनाती है। तो अगर चारों वृत्त जुड़ जाएंगे, चारों ये जुड़ेंगे, तो ये अपने आप में कंप्लीट सर्कल बन जाएंगे, है या ना, ये अपने आप में कंप्लीट सर्कल बन जाएंगे। यानी गाय जितने क्षेत्र की घास खा रही है वो एक सर्कल के बराबर है। चार छोटे छोटे टुकड़े, चार टुकड़े मिलके एक बन जाएंगे ना, एक चौथाई, 1/4 1/4 1/4 1/4 इज इक्वल टू 4/4, मतलब वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, गाय चर नहीं सकती है उतना भाग निकालना है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 30 इंटू 20, और इसमें से आप पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 22/7। और जो रस्सी की लंबाई होती है वही त्रिज्या का काम करती है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, यह आपका 600 आ गया। और यहां पे अगर आप जाओगे तो 7 से 7 गया, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 600 में से आपको अब 154 को घटा देना है। तो 54 गया तो आपके पास 46 आ जाएगा, और यहां पे आपके पास 4 आ जाएगा, 446 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 446। क्लियर है सभी को? क्लियर भाई? चलिए अगला, समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा इतना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, और समचतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, इससे आपको इसका एरिया मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है ना। तो आपको अगर दोनों विकर्ण पता है तो आराम से आप क्षेत्रफल पता लगा सकते हो। इन्होंने कहा विकर्णों का आधा,
तो आधा विकर्ण 75 है तो पूरा विकर्ण 150 होगा। दूसरा वाला डायगोनल आधा 30 है तो पूरा 60 होगा। ठीक है भाई, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 30 बार, 15 तिया 45, एरिया इज 4500। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, पिछले सवाल में 7 कहां से आया था? ये रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या होती है ना। ये जो है भाई यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या कहलाएगी और यही रस्सी की लंबाई है, तो रेडियस हमेशा वो रस्सी ही होती है। बेसिक पढ़ो भाई, सब बताया है आपको। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है। सड़क लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है, दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पर 25 रुपए के हिसाब से ईंट बिछाने की लागत कितनी होगी? यह सवाल भी बेसिक में कराया है कि आप सभी लोगों को। ये आपकी एक मैदान हो गया, है ना, जिसकी लंबाई 90 है और चौड़ाई कितनी है? 42 है। अब केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। चौराहा कैसे बनेगा? एक सड़क ऐसे जाएगी, ठीक है, एक सड़क ऐसे चले जाएगी। अब लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 7 है। और एक सड़क इस प्रकार से बनेगी, यहां से बनेगी, जिसकी चौड़ाई कितनी है? जिसकी चौड़ाई मात्र 3 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई मात्र 3 है ना। तो आपको इन दोनों सड़क पर ईंट बिछानी है, यानी दोनों सड़क का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं करना है। इस सड़क की लंबाई कितनी है? भाई इसकी लंबाई वही होगी जो रियल में लंबाई है 90, और चौड़ाई क्या मानी जाएगी? 7, है ना। फिर इधर आ जाएं, इसकी लंबाई क्या मानी जाएगी? 42, और चौड़ाई क्या मानी जाएगी? 3। लेकिन आपको पता होगा कि इसमें होता यह है कि ये जो बीच का अपना चौराहा है, ये दोनों रोड में काउंट हो रहा है, ये डबल डबल काउंट हो रहा है। इसको एक बार हटाना पड़ेगा। भाई ये यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 7 और 3 है, यानी 7 तिया 21 इसमें से कम करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 7 63, 42 का 3 गुना हो जाएगा 126, और उसमें से 21 चला जाएगा आपका, है ना। तो 600 में एक जुड़ेगा 730, और उसमें जुड़ेगा तो 735 होना चाहिए मुझे लगता है, 735, है ना। क्योंकि 21 चला जाएगा तो केवल 5 बचेगा, 105 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आ गया। अब इस पे 25 रुपए के हिसाब से हमें ईंट लगानी है, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 5 125, ये आ गया 12। 75, 75 में आपका 12 जुड़ गया, 87 का 7 कैरी 8। 25 इंटू 7 हो गया 175 में 8 जुड़ गया 183। तो 18,375 ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, आ गया भाई समझ में? डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 9 ही आएगा, है ना। फिर यहां पे 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 या 18। 18 का मतलब भी क्या है? 9 है, और उसमें से आपका 3 चला जाएगा। तो 9 और 9 18 का मतलब 9, 9 में से 3 गया तो 6। तो आपको 6 वाला डिजिटल सम ढूंढना है ना। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाए? 6 आ जाए। समझ में आया? 9 का गुणा किसी से भी करो 9 आएगा। 4 2 6, 6 और 3 18, 18 मतलब 9, 2 और 1 3, तो बचा आपके पास कितना? 6। तो देखो, वैसे इसी को देखोगे तो 8 और 1 9 हो गया, 7 3 10 और 5 15 हो गया, 15 मतलब 6 हो गया, तो आंसर 6 आ गया। और किसी में है क्या? 8 और 1 9 हो गया, 5 5 10 और 7 17, 17 मतलब 8 नहीं हो सकता।
यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 7 5 12 और 1 13, 13 मतलब 4 नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। 8 और 1 9, 8 और 3 11, 11 मतलब कितना आ गया 2। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उससे भी देखो काफी जल्दी हो रहा है, आप डिजिटल सम से काफी जल्दी कर पा रहे हो बजाय इतना सारा करने के। तो इसीलिए डिजिटल सम की महिमा अपरंपार है ना। जब जब आपको कैलकुलेशन टफ लगे तब तक आप डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। आयताकार गत्ते की लंबाई चौड़ाई 40 35 से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो ये एक आयत है ना, ये क्या है, एक आयत है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई 35 है। अब मुझे इससे से बड़ा स्क्वायर निकालना है, बड़े से बड़ा वर्ग काटना है। वर्ग मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो भाई वर्ग कट सकता है या तो 40 40 का, लंबाई 40 है तो चौड़ाई भी 40 होना, चौड़ाई 35 है तो लंबाई 35 मिल सकती है। भाई दोनों 35 35 में काटा जा सकता है। तो देखो मैं 35 35 में काटता हूं इसको, है ना। मान लीजिए कि 35 यहां तक है। तो ये जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है जो मैंने यहां पे बनाया, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएगी, 35। समझ रहे हो बात। तो जो पूरा आयत था उसकी लंबाई थी 40 और 35, और ये जो स्क्वायर मैंने बनाया ये कितना हो गया, 35 इंटू 35, हाँ या ना, है ना। तो फिर से आप चाहें तो डिजिटल सम लगा लें, चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं, समझना बात को। 35 का 40 बार गुणा करोगे और 35 में से 35 घटाओगे, है ना। मतलब 35 का गुणा आप 40 बार कर रहे हो और उसमें से 35 आप 40 बार 35 आप 35 बार घटा रहे हो। तो क्यों ना 35 का गुणा ही 5 बार कर लिया जाए, है ना। तो 35 का 5 में गुणा करोगे, आंसर आएगा 175। 175 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बेसिक बात है। आप दोनों में से क्या कर सक रहे, आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि दोनों में से 35 कॉमन ले रहे हो। तो 35 कॉमन लिया तो बचा 40 और 35, है ना। तो ये आ गया 35 और यहां आ गया 5, आंसर इज 175। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको पढ़िए, तब तक मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट की व्यवस्था कर देता हूं, है ना। हाँ जी, देखो आप एप्लीकेशन में जाओगे, अभी दिखाना मेरे लिए मुश्किल है स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एप्लीकेशन में मैथ्स वीडियो लेक्चर्स में जाना और आपको एक ब्लैक कलर का लोगो दिखेगा। ब्लैक कलर वाला जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर डिजिटल सम की कल की क्लास और उसके नोट्स डले हुए हैं, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए, एक आयताकार एलसीडी का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 92 है। एलसीडी के आयतक आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है।
एलसीडी का आकार क्या होगा। देखो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जैसे हम टीवी लेते हैं, हमने एक टीवी खरीदी, तो आपको बोलते हैं कि भैया टीवी कितने इंच है, 55 इंच की टीवी है। अब जनरली लोग अगर नहीं पता है तो वो क्या सोचते हैं कि टीवी की लंबाई कितनी है, टीवी की लंबाई 55 इंच है। आप एक मोबाइल खरीदते हो और उस मोबाइल पे लिखा आता है कि भैया 6.1 इंच का स्क्रीन है, तो हम सोचते हैं कि ऐसे शायद 6.1 होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ये जो लंबाई होती है या जो डिस्प्ले का साइज होता है वो हमेशा डायगोनल चलता है, वो हमेशा विकर्णवत चलता है। अगर 55 इंच की टीवी है तो 55 इंच इस तरीके से नापा जाता है। अगर 6.1 इंच का मोबाइल स्क्रीन है तो वो 6.1 इस प्रकार से नापा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो इंच चलता है टीवी में, मोबाइल में, टैबलेट में, वो हमेशा डायगोनल चलता है, विकर्णवत चलता है, ये ध्यान रखना है ना। तो एक एलसीडी है, आयताकार है, इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 480 है। परिमाप कितना है, तो परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, जो कि 92 है। अगर 2 से मैं उड़ा दूं तो ये 46 हो जाएगा, है ना। आपसे कहा है कि विकर्ण आपको पता लगाना है। अब मेरी एक बात समझना, अगर मैं किसी आयत में आपसे पूछूं कि बताओ विकर्ण क्या है, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो बताइए विकर्ण क्या होगा। तो इसका सूत्र पता है क्या होगा, इस विकर्ण को हम क्या कहेंगे, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग के ऊपर वर्गमूल। विकर्ण अपने आप में पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग। ठीक है। हम्म। अब यहां पे आप क्या करेंगे, आपको ये निकालना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या मैं ए प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र यूज कर लूं। ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एल प्लस बी की वैल्यू पता है, जो क्या है 46 का स्क्वायर है। फिर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी। अब एल बी मतलब एल इंटू बी, जो कितनी है 480 है, हाँ या ना। अब यहां पे ये आ गया आपका 4 का वर्ग 16 और 21 16, इसमें से 48 का दुगना 960 गया, तो ये आ गया आपका एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो 21 16 में से अगर मैं 960 घटा देता हूं, ठीक है, अगर 900 गया तो ये आ गया 1200, ये आएगा आपका 1156, 1154, एक मिनट, 1156, सही है। ये 6 आ गया, 11 में से 6 गया 5 और बी हो गया, ठीक है, ये 1156 आ गया, जो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। पर क्योंकि विकर्ण का मतलब है वर्गमूल, तो दोनों तरफ वर्गमूल लगा दो, तो ये 1156 आ गया, जो किसका वर्ग है 34 का, और ये आपका डायगोनल ही है, विकर्ण ही है। तो जो टीवी है वो कितने इंच की है, 34 इंच की है, 34 इंच की है। क्लियर है भाई। हम्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, तो अन्य दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है यार ये। आपसे कहा है समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का ही होता है क्या, है ना। इन्होंने कहा कि एक भुजा 16 है, मान लीजिए ये 16 है, ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है 12 है। अगर ये 16 है तो ये 16, ये 12 है तो ये 12। 16 सेंटीमीटर वाली समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 है। भाई ये 16 है तो सामने भी 16, और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी आपसे कही गई है, जो कितनी है, जो आपको दी हुई है 24। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। मतलब अगर इसको मैं इस तरीके से मिला दूं, है ना, थोड़ा सा ये मुझे ऐसे करना पड़ेगा,
ठीक है, ये थोड़ा सा एकदम सीधा आएगा, लेकिन ठीक है मैं ऐसे बना देता हूं आपके लिए। ये मुझे पता लगाना है कि इनके बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है। है ना? ये एक्चुअल में थोड़ा सा क्या है, ऐसा अगर हम बनाएंगे ना, जैसे ये अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ हम बनाते, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे ये इधर से आ जाता है, ये इधर से, तो वो थोड़ा सा सीधा बन जाता है ना। आप समझना, ये अपने आप में एक त्रिभुज है, ये अपने आप में एक त्रिभुज है। तो आपको करना क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहां पे हो जाएगा, मतलब अगर आप अपने आप में इसको देखेंगे तो ये आधार गुणा ऊंचाई है। ठीक है, अगर आप केवल नॉर्मल भी अगर देखेंगे, इस एंगल से अगर देखेंगे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, तो है तो वही चतुर्भुज। अगर यहां देखेंगे तो इसका आधार अगर 12 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? भाई इधर से देखोगे तो आधार गुणा ऊंचाई, इधर से देखोगे तो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आपका ये 12 से कैंसिल होगा 2 बार, तो उधर से अंतर कितने का आ जाएगा? 32 का। 32 आपका आंसर है, 32। क्लियर? हम्म। अच्छा शिवांश, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। इससे पहले कि मेंसुरेशन की क्लास कहाँ मिलेगी, माय कोर्सेज के अंदर अपने कोर्स में जाओ, मैथ्स वीडियो लेक्चर्स वीडियोस फोल्डर में दिखेगा, वहां सब कुछ है। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहिए। 5 मिनट बाद हम मिलेंगे डिजिटल सम की क्लास नंबर 2 में। उसमें आप सब लोग पधारिए और आज का सेशन अटेंड करिए। उसके बाद आप डिजिटल सम में बहुत बढ़िया एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, धुआंधार हो जाओगे, है ना? बाकी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।